हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। पिछली क्लास में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में जाना था। उसमें पहला प्रकार संयोजन अभिक्रिया और दूसरा प्रकार वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का हमने पहला टाइप पढ़ लिया था, जो था तापीय वियोजन। वियोजन या अपघटन, ये हमारा पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार है हमारा प्रकाशीय वियोजन या अपघटन। और इसमें तीसरा प्रकार है हमारा वैद्युत वियोजन। हमने इसमें पहला प्रकार है वो पढ़ लिया था, तापीय वियोजन या अपघटन। उसमें क्या था, जो भी हमारी अभिक्रिया होगी वो ताप की उपस्थिति में होगी। अब हमें दूसरे नंबर की पढ़नी है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन या अपघटन। तो बच्चों, हम पहले जानेंगे कि प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। प्रकाशीय वियोजन वह अभिक्रिया होती है जिसमें किसी यौगिक को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में रख दें तो वो अपने अलग अलग अपघटकों में विभक्त हो जाएगा। ठीक, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई यौगिक सरल अणुओं में टूट जाए, उसे ही क्या बोलते हैं हम, प्रकाशीय वियोजन। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश विकिरणों को अवशोषित करके सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है। उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। ठीक, मतलब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक प्रकाश विकिरण को, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में किरणों को अवशोषित करके सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, उसे प्रकाशीय अपघटन कहते हैं। जैसे हम अब एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल AgCl, सिल्वर क्लोराइड को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में रख दें, तो ये Ag+Cl2। अब इसे हम संतुलित करेंगे। देखो, Cl के 2 हैं, यहाँ Cl का 1, तो यहाँ 2 लगा दो। यहाँ Ag के कितने हो गए, 2, तो यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। ये क्या बनेगा, ग्रे या स्लेटी कलर।
स्लेटी कलर देता है। ठीक है, और जो ये अभिक्रिया है इसका उपयोग हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। देखो ये रिएक्शन कैसे होगी, जैसे हमने किसी भी चाइना डिस्क या पैटी डिस्क बोलते हैं उसमें अगर सिल्वर क्लोराइड विलयन को लेकर, विलयन या वो है जो भी यौगिक कंपाउंड, उसको लेकर अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ग्रे कलर का, स्लेटी कलर का Ag सिल्वर का अवक्षेप बनाता है, जो श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक, अब इसका अगला सेकंड, ये इसका थर्ड पार्ट है, विद्युत अपघटन। अब बच्चों विद्युत अपघटन क्या होता है? विद्युत अपघटन होता है हमारा, जैसे कोई भी हमने सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उसमें जो सॉल्यूशन के जो भी उसमें कंपाउंड में जो भी यौगिक भाग ले रहा है वो अपने अलग अलग अणुओं में विभाजित हो जाएगा, टूट जाएगा। वो टूट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। देखो जैसे इसकी परिभाषा हम देखें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गलित या द्रव अवस्था में विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह सरल अणुओं में टूट जाते हैं। इसे ही विद्युत अपघटन कहते हैं। अब देखो कैसे, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो हमारा कोई गलित या द्रव अवस्था में कोई विलयन है, जैसे हमने ले लिया H2O, ठीक, और इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये अपने सरल अणुओं में टूट जाएगा। कैसे? देखो जैसे H2+O2, ठीक। अब इसे हम बैलेंस करेंगे, O के इधर 2 है, इधर 1, तो इधर 2 लिख दो। अब इधर हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4, तो यहाँ 2, ठीक। अब हमने क्या देखा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गलित या द्रव अवस्था में विलयन में विद्युत धारा, हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है, तो वह अपने सरल अणुओं जैसे 2H2 तथा O2 में टूट जाता है, ठीक। अब देखो जैसे एक और एग्जांपल देखें हम, NaCl, ये कोई हमारा द्रव अवस्था में विलयन है, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यह जो विलयन है अपने सरल अणुओं में Na+Cl, ठीक।
Na+Cl अपने सरल अणुओं में टूट जाता है। ठीक, Cl2, तो इसे हम बैलेंस करेंगे 2 और 2। ठीक है, तो हमने क्या देखा, पहली देखी प्रकाशीय वियोजन। ठीक, इसमें हमें समझ आ गया कि प्रकाश की उपस्थिति में जब हम किसी यौगिक को रखते हैं तो वह अपने अवयवों में टूट जाता है। ऐसे ही जब विद्युत धारा किसी भी विलयन गलित या द्रव अवस्था में होना चाहिए तभी विद्युत धारा बहेगी। ठीक, तो विद्युत धारा बहती है तो वह अपने सरल अणुओं में टूट जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, विद्युत अपघटन। ठीक है बच्चों, अब पहले इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बताते हैं। तो बच्चों अभी हमने 2 रिएक्शन करी, अब हमारी नंबर 3 रिएक्शन, नंबर 3 है। कौन सा है, नंबर 3। ये है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक बच्चों, ये क्या होती है, जैसे हमारे कोई भी 2 यौगिक हैं। ठीक है, मान के चलो हमने कोई यौगिक ले लिए जैसे AB और हमारा एक और यौगिक है कोई भी कंपाउंड या तत्व C। ठीक, AB यौगिक है और C तत्व है। अगर ये जब क्रिया करेगा मतलब ये C जो है इस B को हटा के खुद बैठ जाएगा उसकी जगह। ठीक, जैसे AC+B, तो हमें क्या पता चला, मतलब जैसे कि किसी यौगिक को हमने किसी दूसरे यौगिक या तत्व से अभिक्रिया कराते हैं तो जिसमें एक तत्व उसके यौगिक के दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है या अलग कर देता है, उसे क्या बोलते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब अलग करना, कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके ही यौगिक से अलग कर देता है, उसे ही बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। ये एक यौगिक है, ये एक तत्व, इसने इसके यौगिक के एक तत्व को अलग कर दिया, इसे ही बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। या इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से अलग कर देता है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम बोले, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके ही यौगिक से अलग कर देता है, उसे ही बोलते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके ही यौगिक से अलग कर देता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके ही यौगिक से अलग कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अब देखो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम क्या, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ZnSO4 की क्रिया हमने CuSO4 की क्रिया हमने जिंक से कराई। ठीक, CuSO4 की क्रिया हमने जिंक से कराई तो क्या करेगा, अब ये एक चीज़ तो है, हमें एक रासायनिक श्रेणी दी हुई होती है, उसमें जिंक और कॉपर अपनी क्रियाशीलता के आधार पर लगे हुए हैं, मतलब अपनी क्रियाशीलता, तो उसमें जिंक जो है अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील। या अगर सिंपल भाषा में देखें, जिंक कॉपर को उसके ही यौगिक से अलग कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो क्या बनेगा ये, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर।
ठीक। या अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जैसे दूसरा CuSO4 प्लस Fe, ठीक, Fe, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा FeSO4 और प्लस Cu, ठीक। आई समझ में बच्चों कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके ही यौगिक से अलग कर देता है, उसे क्या बोलते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। अब हम देखेंगे अगला उदाहरण, तीसरा। देखो जैसे Pb प्लस CuCl2, ठीक। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें कॉपर को ये Pb हटा देगा तो बनेगा PbCl2 प्लस Cu। आई बच्चे समझ में, ये होती है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। अब हम देखेंगे अगली, नंबर 4। ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक। अब बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारे कोई भी दो कंपाउंड है, ठीक, जैसे हमारे दो कंपाउंड है, मान के चलो एक है AB और दूसरा है CD, ठीक। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे में चेंज होंगे, जैसे A हो गया A के साथ D और प्लस B के साथ C, A के साथ B, मतलब एक दूसरे में चेंज होंगे। इसमें क्या हो रहे थे, इसमें हो रहा था एक तत्व दूसरे तत्व को उसके ही यौगिक से अलग कर रहा था। इसमें क्या मतलब दोनों जो यौगिक हैं वो एक दूसरे में चेंज होंगे, उसे क्या बोलते हैं, हमें उसे बोलते हैं हम द्वैविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम पहले। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे ही द्वैविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वैविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वैविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। जिसमें अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान, इसमें क्या होता था, इसमें होता था कि एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से अलग कर रहा है, वो थी विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन द्विविस्थापन है उसके अभिकारकों के आयनों के बीच आदान प्रदान, मतलब जैसे हमने बताया था AB और CD, AD बनेगा और CB बनेगा, ठीक। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, एग्जाम्पल जैसे NaOH प्लस HCl, NaOH प्लस HCl। अगर ये क्रिया करेंगे, देखो Na क्या होता है हमें पता है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, OH क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज, और H क्या रखता है, पॉजिटिव चार्ज, और Cl क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज। अब
जो विपरीत आयन है, विपरीत विपरीत आवेश वाले एक साथ जाएंगे, जैसे NaCl के साथ और OH के साथ। तो देखो क्या बनाएंगे, NaCl प्लस, अब इतना तो आपको पता होगा कि कभी भी समान आवेश एक साथ नहीं जुड़ सकता, हमेशा विपरीत आवेश ही एक साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, NaCl प्लस H2O। देखो ये कैसे, OH और H, क्या वो हुआ, H2O, ठीक है, आगे समझ। ओके, तो अब हमने पहले विस्थापन अभिक्रिया देखी, अब द्विविस्थापन, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बताते हैं। तो बच्चों अब हमारी लास्ट अभिक्रिया है 5वीं, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो बच्चों इसे पढ़ने से पहले हमें दो चीज़ों पता होनी चाहिए कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व अपचयन, व अपचयन क्या होता है, ठीक है। तो देखो पहले देखेंगे हम ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण जैसे किसी भी अभिक्रिया से, किसी भी अभिक्रिया से ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक। जैसे कोई है हमारी Cu प्लस O2, 2CuO, ठीक। इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ी है, कॉपर में ऑक्सीजन का जुड़ना, वही क्या है हमारा ऑक्सीकरण, ठीक। और अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण का निकलना, जैसे CuO प्लस H2 क्या देगा, ये देगा Cu प्लस H2O, ठीक, Cu प्लस H2O। इसमें क्या होता है ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में होता है पहला पॉइंट, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का जुड़ना, जुड़ना, और ये क्या होता है अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना। उसे हम क्या बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो होगा ऑक्सीकरण, और अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो वो होगा अपचयन। या दूसरा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। और किसी अभिक्रिया से अगर जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें से अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अब यदि हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, वो होगा अपचयन, ठीक। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं हम, ऑक्सीकरण को उपचयन, उपचयन, ठीक। प्यारे बच्चों समझ आया, हमने क्या बताया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन होता है ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना, यही ऑक्सीकरण और अपचयन। इसी के बेस पे हमें रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा देनी है। तो समझ आई ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ऑक्सीकरण को हम उपचयन भी बोलते हैं, ठीक। तो अब हम इसके बेस पे रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा देखेंगे। देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन या आक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, जिसमें एक अभिकारक का उपचयन या आक्सीकरण और दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम, CuO पर अगर हम हाइड्रोजन की क्रिया कराएं या हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करें तो देखो क्या बनता है। Cu+H2O, उसमें से जल निकल जाएगा और हमें कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें ये वाली अभिक्रिया क्या है, इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है हमारा ऑक्सीजन का निकलना, मतलब ये क्या हो गई हमारी अपचयन। ठीक, और ये वाली अभिक्रिया, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब या ऑक्सीजन जुड़ रही है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, क्योंकि हम इस वाले में देखेंगे कि इसमें तो ऑक्सीजन इसमें से तो निकल रहा है, तो ये तो हो गया अपचयन, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और इसमें ये H2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये हो गया हमारा उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन या आक्सीकरण, उपचयन या आक्सीकरण। ठीक है बच्चों, मतलब क्या होता है उपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, और अपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन, और ये ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। जैसे दूसरा, जिंक ऑक्साइड पर अगर हम कार्बन की क्रिया कराएं तो देखो इसमें Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो देखो इसमें क्या हुआ, इस वाले में से तो इसमें से तो क्या निकला है, ऑक्सीजन निकला है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन, और इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये कौन सा हुआ हमारा ऑक्सीकरण। ठीक, तो प्यारे बच्चों, हमें समझ आ गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, उसे ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल के साथ इन्हें समझा, इसे नोट डाउन करो फिर आगे बता दें। संक्षारण क्या होता है, किसी भी चीज़ का गलना या अपने जैसे कोई भी वस्तु है वो अपनी सही अवस्था से बेकार अवस्था में पहुंचना ही संक्षारण कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई अच्छी चीज़ है और उसका संक्षारण हो जाए, संक्षारण या मतलब जंग लग जाए वगैरह वगैरह, इसमें ये ही होता है संक्षारण। ठीक, तो इसमें हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब कोई धातु
धातु अम्ल, वायु तथा आर्द्रता। आर्द्रता मतलब आर्द्रता के संपर्क में आती है। जब कोई धातु अम्ल, वायु तथा आर्द्रता के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित हो जाती है। देखो, इसका पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे फर्स्ट, लोहे पर जंग लगना। अब आपने देखा होगा, अगर हम लोहे को वायु में ऐसे ही छोड़ दें, तो वो वायु में खुला छोड़ दें तो जो नमी और वायु के संपर्क में आने पर लोहे पर जंग लग जाता है। वैसे तो ये जो प्रक्रिया होती है काफ़ी कई साल महीने में होती है, मतलब हमें महसूस नहीं होता कि ये क्रिया हो रही है, लेकिन एक टाइम पे आके हमें पता चल जाता है कि लोहे पर जंग लग गया, मतलब ये खराब हो गया। ठीक। और इसमें दूसरा है तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना। और एक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है हमारा चांदी के ऊपर काली परत का आना। ठीक। यही संक्षारण के एग्जाम्पल है। ठीक है। अब इनको या तो देखो, आपने देखा होगा चांदी को अधिकतर घरों में कॉटन रुई वगैरह ऐसी चीज़ों में रखते हैं, जिससे इसके ऊपर ये वायु से संपर्क ना करके चांदी के ऊपर कोई काली परत ना हो। ठीक है। क्योंकि वायु के संपर्क में आने पर चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। अब लोहे को जो जंग से बचाना होता है, हम क्या करते हैं, पेंट वगैरह, इसलिए इन पे पेंट किया जाता है ताकि इन पर संक्षारण ना हो सके। ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है बच्चों? कोई भी चीज़ है जिसमें तेल या वसा है, ठीक, तेल या वसा की कोई भी वस्तु है, अगर वो खराब हो जाए तो उसे ही हम विकृत गंधिता बोलते हैं। मतलब उसमें से एक बेकार सी स्मेल आने लगती है और वो खाने योग्य नहीं रहता, उसे ही क्या बोलते हैं हम? विकृत गंधिता। ठीक। जब तेल या वसा वायु के संपर्क में आने से, वायु द्वारा, जब तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं, जब तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं तो ये जब तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं तो ये गंधयुक्त व स्वादहीन
जब तेल या वसा वायु द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं तो ये गंधयुक्त व स्वादहीन हो जाते हैं। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक है, देखो तेल या वसा वाले पदार्थों को संक्षारित करने के लिए इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। ठीक, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। ठीक, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जैसे चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह ये आते हैं, ये इतनी जल्दी खराब क्यों नहीं होते? क्योंकि वो भी तो एक खाद्य पदार्थ है। तेल या वसा वाले खाद्य पदार्थ, यहाँ खाद्य पदार्थ। ठीक, जैसे खाद्य पदार्थ हैं, चिप्स के पैकेट आते हैं और कुरकुरे पैकेट जो बच्चे वगैरह खाते हैं वो आते हैं। अच्छा, वो इतनी जल्दी खराब क्यों ना होते? क्योंकि उनमें से हम जो वायु होती है, ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस भरते हैं, जिससे ये जल्दी खराब नहीं होते। क्योंकि ये किसकी उपस्थिति में? वायु द्वारा ऑक्सीकृत। जब तेल या वसा युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं वो वायु से तो ऑक्सीकृत होकर खराब होते हैं। तो इसी वजह से हम चिप्स या कुरकुरों में वायु O2 को निकालकर उसमें N2 गैस भरते हैं। तो इसमें लिखते हैं चिप्स लिख लें। चिप्स व कुरकुरे के पैकेटों में ऑक्सीजन गैस चिप्स व कुरकुरे के पैकेटों से ऑक्सीजन गैस निकालकर नाइट्रोजन N2 गैस भरते हैं ताकि ये अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा था वियोजन अभिक्रिया में प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत वियोजन, फिर उसके बाद विस्थापन, फिर द्विविस्थापन, और फिर उसके बाद हमने रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जाना, उसमें ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में जाना, और फिर हमने जाना संक्षारण क्या होता है, विकृत गंधिता क्या होता है। तो ठीक है बच्चों, यह तुम्हारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।